स्टैंडर्ड 9th के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम लोग साइंस सेकंड के अंतर्गत पाठ 2 में हम लोग पेज नंबर यहाँ पे 84 में जैव भू रासायनिक चक्र का अध्ययन करेंगे। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। प्रत्येक सजीव को वृद्धि के लिए विविध पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आकृति 7.5 जैव भू रासायनिक चक्र दर्शाया गया है। परितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतरण होता रहता है। ध्यान दें, पुनः सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटक में रूपांतरण होता है तथा जैविक घटक का अजैविक घटक में रूपांतरण क्रमशः होता रहता है। शिलावरण, वातावरण, जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से वह चक्र निरंतर प्रकृति में चलता रहता है। इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय व रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीय भवन जटिल होता है तथा वह परितंत्र ऊर्जा वाहन स्तर पर निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थियों हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार में वायु चक्र और अवसादन चक्र। अवसादन चक्र को भू चक्र भी कहते हैं। इसमें दो अंतर लिखो। पहला, वायु चक्र में देखें दोनों अंतर। पहला है प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। दूसरा है वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प इत्यादि का समावेश होता है। अब हम आते हैं अवसादन भू चक्र में। पहला पॉइंट विद्यार्थियों, प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद व अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा, यह आयरन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का इसमें समावेश होता है। वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से जटिल होती है। किसी भाग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो तो वह वायु के साथ फैल जाती है और वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जलवायु परिवर्तन व मानवीय क्रियाओं का चक्रों की गति, तीव्रता व संतुलन पर गंभीर परिणाम होते हैं। जब वनस्पतियों के धूल वगैरह पड़ती है तो वनस्पतियों के पत्तों पर जो पर्णरंध्र होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए चक्रों के विविध घटकों के अध्ययन पर हम विशेष ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं वायु चक्र या अवसादन चक्र, इन दोनों चक्रों को एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। इससे क्या आप जानते हैं, इस तथ्य को पूरा आप पढ़ेंगे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को स्पष्ट रूप से दिया गया है। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम लोग यहाँ आते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में 7.6 में पूरा कार्बन चक्र दिखाया गया है। सूर्य का प्रकाश है, कारखानों कार्बन डाइऑक्साइड है, वनस्पति हैं, प्राणी शोषण करते हैं, वनस्पति शोषण है, यहाँ पे पानी का अवशोषण है, जीवाश्म ईंधन है, जैव अपघटन है और जैव कार्बन है। अब हम देखते हैं कार्बन चक्र किसे कहते हैं। पहले हम इसको समझ लें विद्यार्थियों। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कार्बन चक्र में कि कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु के बाद पुनः उस वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है। कार्बन चक्र के लिए हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोज में करती हैं और वे प्रथिन तथा वसायुक्त जैसी कार्बनी पदार्थ भी तैयार करती हैं। शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पतियां खाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं, अर्थात जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक और फिर शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणियों तक और फिर मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षक प्राणियों तक निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार से यह चक्र पूर्ण रूप से किया जाता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों एक सारणी यहाँ पर दी गई है, देख रहे हैं।
कार्बन चक्र की प्रमुख जीवन प्रक्रियाएं कैंसिल किया गया है। अतः मृत्यु के बाद सभी उत्पादकों तथा भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटकों द्वारा विघटन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः मुक्त हो जाती है और यह गैस वायुमंडल में मिश्रित रहती है। क्या आप जानते हैं, ये पोर्शन विद्यार्थियों कटा हुआ है, थोड़ा सोचिए। यह भी पोर्शन यहाँ पर कैंसिल किया गया है, पाठ में नहीं आएगा इसके अंतर्गत से प्रश्न। यहाँ विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग हैं ऑक्सीजन चक्र पर ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र में पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है। जलमंडल तथा शिलावरण ऐसे 3 मंडलों में ऑक्सीजन पाया जाता है। जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उनके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन अत्यधिक अक्रियाशील है। यह अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका संबंध बहुत आसानी से हो जाता है। ऑक्सीजन चक्र यहाँ दर्शाया गया विद्यार्थियों। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ वनस्पतियों द्वारा ऑक्सीजन की निर्मित हो रही है, प्राणियों द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है, प्राणियों द्वारा ऑक्सीजन का शोषण हो रहा है और पुनः प्राणियों द्वारा शर्करा अणु का विघटन होता है। प्राणियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। वनस्पतियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा भोजन का निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक आवश्यक होते हैं, जैसे पहला है आपको ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा प्राणहरिम। यहाँ पर विद्यार्थियों हम ध्यान देंगे ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होती है। आणविक ऑक्सीजन O2, पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, O2, H2O, CO2 और अजैविक यौगिक के स्वरूप में ऑक्सीजन के पाए जाने का जीवाणुओं का ऑक्सीजन चक्र जटिल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन और जंग लगना जैसी प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र है विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दें। 7.8 का यहाँ फिगर दिया है, नाइट्रोजन चक्र है। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, ये पोर्शन यहाँ कटा हुआ नहीं आएगा। नाइट्रोजन चक्र का स्थिरीकरण क्या, पहला प्रश्न यहाँ दिया है। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया है कि नाइट्रोजन का चक्र क्या है, दूसरा दिया है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सूक्ष्मजीव की मदद होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाले अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ध्यान देंगे नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं। नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं 4 हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नंबर 2 अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण, चौथा विनाइट्रीकरण। ये क्रमशः इसके सामने इसके दिए गए हैं, तो एक एक को पुनः हम ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विद्यार्थियों वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में किया जाता है। अमोनीकरण के अंतर्गत सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होता है। तीसरा नाइट्रीकरण है, अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है। विनाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण इसके अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की चक्र की प्रमुख 4 प्रक्रियाएं हैं, जो कि क्रमशः आपको स्पष्ट किया गया। एक बार पुनः देख लें विद्यार्थियों। पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण, चौथा है विनाइट्रीकरण। इसके बाद स्वाध्याय के सभी प्रश्न हैं विद्यार्थियों, या ध्यान दें स्वाध्याय के सभी प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी प्रश्नों को आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक।